अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 7.2 और 7.2 में जो फार्मूला यूज हुआ है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये L क्या है? ये सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ है और थीटा हमारे पास एंगल जो सर्कल में बन रहा है और रेडियस आर से बाद रेडियस है। तो ये फार्मूला जो ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये हमें लेंथ क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें लेंथ और रेडियस जो है वो गिवन है। तो फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया कि आपने थीटा जो है वो फाइंड करना है। तो हमने फिर r इधर आके डिवाइड हो जाएगा लेंथ से, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ये है 4.5 ओवर ये है 2.5 इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स इन्हें डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो थीटा हमारे पास आ गया 1.8 रेडियन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन में हमें लेंथ दी गई है L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल दिया गया है 1/4 रेडियन। स्टूडेंट्स आपने यहां से एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको एंगल जो है वो डिग्री में दिया जाता तो आपने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन के अंदर एंगल पहले से रेडियन में दिया हुआ है। तो हम इसको फर्दर इधर से ऐसे डायरेक्टली मूव करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला L इज इक्वल टू r थीटा। तो L लेंथ हमारे पास है 4, r हमने मालूम करना है और थीटा की वैल्यू है 1/4। ये 4 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू r। ये हमारे पास आ गया 16 और साथ में यूनिट जो भी ऊपर यूनिट लिखा हुआ वो यूनिट में आप उसके साथ मैच कर देंगे। इस तरह से आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड रेडियस जो है वो आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट। एक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जो एक पॉइंट ट्रेवल करता है मूविंग ऑन अ सर्कल इफ इट मेक्स 3.5 revolution। number of revolution तो number of revolution हमारे पास है 3.5। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक सर्कल है, एक पॉइंट है। पॉइंट जब उसने कहा कि 3.5 चक्कर मुकम्मल करता है, यानी 3.5 चक्कर बनते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर होता है। जब वो मुकम्मल घूम के पॉइंट यहां भी आएगा तो 2 पाई बनता है। एक चक्कर हो गया, फिर वो दोबारा जब घूम के यहाँ पे आएगा तो फिर 2 पाई, फिर वो दोबारा घूम के यहाँ पे आएगा फिर 2 पाई, और फिर जब वो घूम के आधा यहाँ तक जाएगा तो फिर हाफ, मतलब उस जितना भी मुकम्मल का उसका हाफ यानी पाई आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास 3.5 है। तो हम लिखेंगे एंगल when angle of point angle of 3.5 revolution। यानी अगर एक पॉइंट जो है वो 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, यानी 3.5 चक्कर मुकम्मल करता है, तो उस वक्त टोटल एंगल कितना बनता है? तो स्टूडेंट्स जब वो एक चक्कर मुकम्मल करता है तो 2 पाई का हमारे पास एंगल बनता है। जब दूसरा चक्कर मुकम्मल करेगा तो हमारे पास 4 पाई हो जाएगा। जब तीसरा चक्कर मुकम्मल करेगा तो 6 पाई, और जब हाफ चक्कर मुकम्मल करेगा तो 1 पाई होगा। यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 7 पाई आ जाएगा। एंगल ऑफ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं पहले एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन, यानी एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन। अगर एक चक्कर है, एक रेवोल्यूशन है, उस वक्त एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। और अगर आपके पास 3.5 है तो 2 पाई को उससे मल्टीप्लाई करके 7 पाई रेडियन। ये हमारे पास एंगल भी आ गया, यानी थीटा। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू r थीटा। तो
तो स्टूडेंट हमने लेंथ जो है वो इसकी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर दो वैल्यू कर देंगे। रेडियस हमारे पास गिवन है हमें 10 और थीटा में दिया गया है 7 पाई। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 10 7 और पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर दें और इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जो है वो फाइंड कीजिए। ये हमारे पास आ गया 10 × 7 × 3.14, तो ये हमारे पास आ गया 219.8। यानी अब जो यूनिट यहाँ पे लगा है वही यूनिट हम इसके साथ लिखेंगे। आप इसको राउंड ऑफ करके 220 मीटर भी लिख सकते हैं इस तरह से। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच व्हेन 3 o'clock। अगर मैं यहां पर जो है एक वॉच ड्रा करूं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जब 3 बजते हैं तो उस वक्त जो हैंड्स हैं, हैंड्स कहते हैं जो उसकी सुई है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर किसी भी क्लॉक के जब 3 o'clock टाइम होता है उसके जो हैंड्स हैं उनके बीच में कितना एंगल बनता है। जैसे ये मैंने क्लॉक जो है बनाया उसमें मुकम्मल जो है 3 o'clock का टाइम लिखा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब किसी भी क्लॉक पर 3 बजते हैं तो उसमें जो हैंड्स हैं उनके दरमियान कितना एंगल होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये पूरे सर्कल का हिस्सा कितना बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल है और अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो कितना हिस्सा बन रहा है आप देखें, इनके हैंड्स के बीच में कौन सा कितना हिस्सा आ रहा है, इतना हिस्सा। इसे कहते हैं 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा। 4 हिस्से टोटल बन रहा है ना, इसको 4 में से एक हिस्सा निकाल लें अगर तो 1/4, यानी टोटल 4 है, एक हमने निकाले तो 1/4। तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक when at 3 o'clock, at 3 o'clock। तो यानी 3 बजे, जब 3 बजे का टाइम होता है उस वक्त हमारे जो हैंड्स हैं क्लॉक के उसके बीच एंगल क्या बनता है, वो बनता है 1/4 ऑफ 2 पाई, या फिर 2 पाई को 360 आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि 2 पाई रेडियन में और 360 जो है वो डिग्री में होता है, ये दोनों बराबर है। यानी टोटल सर्कल का एंगल 2 पाई है उसका 1/4, यानी 2 पाई टोटल एंगल है उसका 1/4, यानी स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 2 पाई, ये 2 1 2 2 हमारे पास आंसर में आ गया π/2 रेडियन, या फिर आप इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, π/2 रेडियन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये कुछ सादा से क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7.2 के। अब हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो अगली एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, मैं उनको यहाँ पर डायग्राम जो है वो आपको समझा देता हूँ, बाकी जो है वो आप खुद ही करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रही है। इससे पहले कुछ डेफिनेशन लिख लीजिए। ये आर की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी हिस्सा ले लें आप, जैसे मैंने ये हिस्सा जो है उसका सिलेक्ट किया है, यानी इसकी लेंथ L है। सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी आप हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी आर्क होगी। ये सर्कल की बाउंड्री है और आप उस पर कोई भी हिस्सा सिलेक्ट कर ले, जो सा मर्जी, मैंने तो ये हिस्सा सिलेक्ट किया, आप जो सा मर्जी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से वो आपके पास जो है वो सर्कल की, उसे आर्क कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन है सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स पहले हमें कॉर्ड के बारे में समझना है। ये कॉर्ड क्या होता है, देखिए एक हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर, एक ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 हिस्सों में कट करती है। देखिए सर्कल की बाउंड्री को, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसकी बाउंड्री है, तो एक ऐसी लाइन AB जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर कट करती है लेकिन सेंटर से नहीं पास करती। अगर वो 2 पॉइंट से कट करती है, सेंटर से पास नहीं करती, तो फिर वो कॉर्ड होगी, जिस मर्जी डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर कट भी कर रही है
और सर्कल के सेंटर से भी गुजर रही है तो फिर वो डायमीटर होती है। ये अब डायमीटर है, यानी कोड और डायमीटर में क्या फर्क है कि ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर कट करती है लेकिन सेंटर से पास नहीं करती वो कोड है, अगर सेंटर से पास कर जाए तो डायमीटर है। इसी तरह अब इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है जी, इसमें ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास एक कोड है। देखिए अभी मैंने आपको कोड की डेफिनेशन समझाई कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर कट करती है और वो ये हमारे पास एक कोड है, कोड, और ये हमारे पास एक आर्क है। सर्कल का वो एरिया जो एक कोड और एक आर्क की वजह से बाउंड हो जाए, इतने ही एरिया को सेगमेंट ऑफ सर्कल कहेंगे, यानी एक कोड और आर्क की वजह से हमारे पास ये हमारे पास सेगमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल तो सेक्टर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर ये एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके अगर हम इसके दो रेडियस, मतलब ये इसका सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक का जो फासला है वो रेडियस होता है। एक रेडियस हमारे पास ये है, दूसरा रेडियस हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास आर्क है, ये हमारे पास आर्क है, ये दो रेडियस है। तो सर्कल का वो हिस्सा जो दो आर्क और एक रेडियस की वजह से बाउंड किया जाए उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी एक आर्क है, दो रेडियस है, दो रेडियस और एक आर्क की वजह से जो हमारे पास सर्कल का एरिया बाउंड होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ और डेफिनेशन जो एक्सरसाइज 3.7.3 से पहले बहुत सुनी है, जैसे जनरल एंगल्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टूडेंट्स एंगल कैसे बनता है जब हमारे पास ये एक रे है, ये दूसरी रे है, जब दो नॉन कोलिनियर रेज ऐसे मिलते हैं कि उनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, जैसे ये भी रे इसी पॉइंट पर खत्म हो रही है, ये भी रे इसी पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट इसका भी एंड पॉइंट है और इसका भी एंड पॉइंट है, मतलब दो रे का एंड पॉइंट अगर कॉमन हो तो वो दोनों रेज मिलकर जो है वो एक एंगल बनाती है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल बन गया। तो स्टूडेंट्स अगर और इन्हें आर्म्स कहा जाता है, ये पहला आर्म है, ये दूसरा बाजू कहा जाता है, और उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है जहां पर वो मिल रही है। तो स्टूडेंट्स इन आर्म्स को, ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है, ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है, रोटेट दूसरी जो लाइन है रोटेट होकर इस तरफ आ गई, तो ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन हुई, इनिशियल आर्म कह सकते हैं, ये टर्मिनल आर्म है। तो अगर हमारा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी उलट क्लॉक की उलट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जिस तरफ तो क्लॉक मूव करता है उसकी उलट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनेगा। अगर स्टूडेंट्स हमारी जो ये तो होगी इनिशियल साइड यानी ओरिजिनल साइड, जो टर्मिनेट हुई है साइड वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इस सूरत में हमारे पास जो एंगल बनेगा वो माइनस का होगा, ये टर्मिनल साइड है, ठीक है। अगर एक हमारे पास एंगल है यहां से यहां, ये हमारे पास थीटा है, तो स्टूडेंट अगर मैं इसको जो है एक पूरा चक्कर मुकम्मल करवाऊं तो ये बन गया 2 पाई। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक पॉइंट पे पूरा चक्कर मुकम्मल करता है तो वो 2 पाई एंगल बनाता है। पूरा चक्कर मुकम्मल करने के बाद अगर मैं फिर उसी जगह पर चला जाऊं तो साथ में उतना हिस्सा थीटा है, तो टोटल बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो अगर स्टूडेंट्स मैं अगर एक चक्कर मुकम्मल किया तो 2 पाई, फिर जब दूसरा चक्कर मुकम्मल किया तो 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी ये मेरे पास आ गया 4 पाई प्लस थीटा, मतलब 2 चक्कर पर वो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 हो गया, फिर वो उतनी जगह पे चला गया जितना थीटा है, तो 2 पाई 4 पाई प्लस थीटा हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं को टर्मिनल एंगल क्या होता है, को टर्मिनल एंगल, तो ऐसा एंगल 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एंगल जिनकी जो है इनिशियल साइड, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जो है वो सेम होते हैं। जैसे ये मेरे पास 2 और मोर देन 2 एंगल्स विद सेम इनिशियल, जैसे एक एंगल जो है वो J है, ठीक है, एक में दूसरा एंगल जो है वो यहां से घूम के यहां तक आ रहा है, मतलब एक पाई है और दूसरा 2 पाई प्लस थीटा, दूसरा 2 पाई प्लस थीटा है, मतलब इन दोनों एंगल्स का
इस एंगल का और इस एंगल का इनिशियल साइड यही है, टर्मिनल साइड यही है, बस फर्क है ये एंगल इनिशियल से बस इधर गया है, लेकिन जो दूसरा है वो मुकम्मल एक चक्कर करके उधर आया। अगर दो या दो से ज्यादा एंगल्स की इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो जाए, उन्हें को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी इसमें पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स होता है, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई होता है। तो स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म पोजीशन का मतलब यह है कि एक ऐसा एंगल जिसका जो इनिशियल साइड है, ये जो इसकी इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और वर्टेक्स इसका जो है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होता है। टर्मिनल साइड जिस तरफ मर्जी चली जाए, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है इसकी, ये जिधर मर्जी चली जाए, लेकिन इसकी इनिशियल साइड और ओरिजिन और इसका जो वर्टेक्स है वो इसके रीजन पर हो और टर्मिनल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, तो इस तरह एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स, अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है? अगर ये हमारे पास मैं यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अगर किसी एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों ही एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिस पर मर्जी हो, तो हमारे पास एंगल बनता है क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसकी टर्मिनल साइड ये है, इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये है, मतलब इनमें एंगल ये बन रहा है। ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसकी इनिशियल साइड ये और टर्मिनल साइड है वो ये, तो एंगल ये बन रहा है। यानी स्टूडेंट्स ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों के दोनों क्वाड्रेंट्स के ऊपर ही आते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है जी। उसके बाद मैं कुछ यहाँ पर रेशियोज लिखूंगा स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से उनको रीड कर लेना है, समझ लेना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो यूज भी आएंगे। और जिस बच्चों को उनके बारे में कंसेप्ट होगा वही सिर्फ उसके बारे में जो लिख पाएंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एक एंगल 90 का है, ये इसका वितर है हाइपोटेन्यूज, ये एंगल बन रहा है, ये तो 90 का है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। आप इसे अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स ये अपनी चीजें जो है वो याद रखनी है कि रेशियोज के साइन किसके इक्वल होता है, cos किसके इक्वल होता है और tan किसके इक्वल होता है। इसी तरह इनकी इनवर्स आइडेंटिटी भी मौजूद है। इनवर्स यानी उलट, इनवर्स आइडेंटिटीज। तो जैसे साइन जो कोसेकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी साइन का रेसिप्रोकल कर दो सीकेंट कोसेकेंट आता है। साइन अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो फिर हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, मतलब इसको उलट दो फॉर्मूले। इसी तरह cos की जो हमारे पास रेशियो है, इनवर्स रेशियो, वो होती है सीकेंट, यानी सीकेंट होती है 1/cos, cos का उलट। तो स्टूडेंट्स वो हमारे अगर cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगी, यानी इसका उलट होगी। इसी तरह एक हमारे पास होती है tan थीटा, tan की जो रेसिप्रोकल होती है वो होती है cot, तो यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan, यानी tan की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है ये। अगर tan परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होगी, उसका उलट हो जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने रेशियोज के फार्मूले और उनकी जो इनवर्स आइडेंटिटीज हैं उनके फार्मूले अपने अच्छी तरह से रिवाइज कर देने हैं। उसके बाद ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई होता है, ये इसका रीजन होता है।
इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप स्टूडेंट इनकी तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोस और टेन तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोस और टेन जो है वो तीनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कोस और टेन जो है ये नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन है वो पॉजिटिव होता है, साइन और कोस जो है वो नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और टेन और साइन जो है वो नेगेटिव होते हैं। ये आपने याद रखनी है चीज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी दो नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव बाकी दो नेगेटिव, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव और बाकी दो जो नेगेटिव। इसी तरह स्टूडेंट अगर साइन पॉजिटिव है तो इसकी जो इनवर्स आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पॉजिटिव होगी। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट पॉजिटिव, मतलब यहाँ पहले क्वाड्रेंट में तीनों टर्म्स हैं वो पॉजिटिव है, तो इनकी जो इनवर्स आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव ही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इसकी जो इनवर्स है वो कोसेकेंट वो भी पॉजिटिव होगी, बाकी जो दो नेगेटिव है उनकी जो सेकंड और फोर्थ वो भी नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है तो उसकी जो इनवर्स आइडेंटिटी है वो भी पॉजिटिव होगी, बाकी दो नेगेटिव होंगी। इस तरह कोस में जो है वो सेकंड पॉजिटिव और कोसेकेंट ये भी नेगेटिव होंगी, यानी जो रेशियो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसकी जो इनवर्स आइडेंटिटी है वो भी वहां पर पॉजिटिव है, और जो रेशियो जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है उसकी इनवर्स आइडेंटिटी जो है वो भी उसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स आपने इन कंसेप्चुअल चीजों को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे बहुत काम आएगी, और इसके बगैर जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमसे नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।